स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां पैसों की समझ बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। आज हम लेकर आए हैं पाको डी लियोन की लिखी किताब फाइनेंस फॉर द पीपल की समरी। ये किताब सिर्फ बजट बनाने या पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपको अपने पैसों के साथ एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ता बनाने में मदद करती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे पैसों को लेकर डर और शर्म से बाहर निकलें और आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय फैसले लें। चाहे आप कर्ज से जूझ रहे हों, अपने भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हों या बस अपनी कमाई को बेहतर तरीके से समझना चाहते हों, ये किताब हर किसी के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने फाइनेंस पर पकड़ मजबूत कैसे की जाए और एक तनाव मुक्त वित्तीय जीवन कैसे जिया जाए, तो ये समरी आपके लिए है। परिचय। इस समरी में दी गई अलग अलग रणनीतियां आपको सिखाएंगी कि अपनी वित्तीय जिंदगी के हर पहलू को कैसे सुधारा जाए। आप सीखेंगे कि कैसे ज्यादा कमाना, ज्यादा बचाना और ज्यादा खर्च करना क्या मायने रखता है जब आपके मन से ये डर निकल जाता है कि आपके पैसे का क्या होगा। अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने से पहले आपको खुद के माइंडसेट को और पैसे को लेकर अपने विश्वासों को समझना होगा। ये आपको निष्पक्ष रहते हुए अपने वित्तीय फैसलों में जरूरी बदलाव करने का मौका देगा। ये आपको भविष्य में छोटे छोटे तरीके सिखाएगी जिससे आप चक्रवृद्धि परिणाम हासिल कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे बड़े बड़े फैसले ही हमारी वित्तीय सफलता को तय करें, बल्कि छोटे छोटे बदलाव भी हमें सफलता दिला सकते हैं। इस समरी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता पाने और एक जीवन बदलने वाली छोटी छोटी आदतें विकसित करने में मदद करेगी। तो आज से ही पैसों को लेकर अपनी सोच में बदलाव लाएं। हम पैसों को लेकर अजीब व्यवहार क्यों करते हैं? पैसे के बारे में बात करना अजीब लगता है। ज्यादातर संस्कृतियों में इस विषय पर बात करने की मनाही है और लोग भी हर कीमत पर इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये कल्चर कब और क्यों शुरू हुआ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस किताब की लेखिका पाको डी लियोन अच्छी तरह जानती हैं कि हमें इस विषय पर बात करना अजीब क्यों लगता है। इसकी शुरुआत हमारे विचारों, भावनाओं, माइंडसेट और माहौल से हुई है। बचपन से ही आपने देखा होगा कि आपके माता पिता कभी भी परिवार के फाइनेंस के बारे में आपसे चर्चा नहीं करते हैं। जब आप पैसे को लेकर कोई सवाल करते हो तो उनका जवाब होता है, सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम ये सब समझने के लिए अभी छोटे हो। माता पिता अपने बच्चों से ये जानकारी छुपाकर रखते हैं क्योंकि बच्चों से पैसों की बात करने का रिवाज नहीं है। लोगों को हमेशा यही कहा जाता है कि अपनी वित्तीय समस्याएं किसी से शेयर मत करो और सब कुछ अकेले ही संभालो। कई कारण हैं जिनके चलते लोगों को पैसे की बात करना अजीब लगता है। जिस माहौल में आप पले बड़े हैं वो एक मुख्य कारण है जो आपकी वित्तीय माइंडसेट और फैसलों को प्रभावित करता है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसा वित्तीय माइंडसेट देती है जो आप में बचपन से ही बन जाता है। जिन बच्चों को सिखाया जाता है कि पैसा बुरी चीज है, उनका रिश्ता पैसे के साथ हमेशा टॉक्सिक रहता है। आपके माता पिता आपको जो सिखाते हैं वही आप सोचने और महसूस करने लगते हैं। एक और फैक्टर जो पैसे को लेकर आपकी सोच को प्रभावित करता है वो है आपका अपना माइंडसेट। आपने अपने माता पिता से कुछ विचार सीखे होंगे, पर आखिरकार आप अपने वित्तीय फैसले खुद लेते हैं। कुछ लोग पैसे को बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं या फिर बहुत कम। ऐसे लोगों का पैसे के साथ बड़ा ही अस्वस्थ रिश्ता होता है। उन्हें पता नहीं होता कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इसलिए वो या तो एक बार में सारा खर्च कर बैठते हैं या सारा पैसा बचा लेते हैं। अमीर लोग पैसे की बात इसलिए नहीं करते कि लोग ये न समझ बैठें कि उन्हें अपने पैसे का घमंड है, और गरीब आदमी पैसों की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो हीन भावना का शिकार होता है और ये सोचकर डरता है कि शायद अपने दोस्तों में वही सबसे ज्यादा गरीब है। ये समझना बेहद जरूरी है कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, पैसों की बात करने से कभी मत डरो। इस विषय पर बात न करने की वजह से ही आज की पीढ़ी में एक सूचना का अंतर आया है। कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि बजट कैसे बनाना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और यहां तक कि अपने बिल्स कैसे भरने हैं। समाज लोगों को पैसे की बात करने से तो रोकता है, पर उन्हें भौतिक चीजों पर सब कुछ खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कंपनियां लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके लोग खुद को अच्छा महसूस कर सकें। बिजनेस अपने उपभोक्ताओं को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदकर ही उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। इन पाबंदियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका खुलकर सामना किया जाए। इस विषय से बचने के बजाय बेहतर होगा कि इस पर खुलकर बात की जाए। अपने माइंडसेट को देखें और पैसे को लेकर आपके जो भी विश्वास हैं उनका मूल्यांकन करें। उन्हें एक एक कर जांचें परखें और देखें कि कौन सा विचार आपको बदलना है और कौन सा अपनाना है।
पैसे को लालच से जोड़कर मत देखिए। खुद को समझाइए कि ज़्यादा पैसे होना कोई बुरी बात नहीं है। यकीन रखें कि जब तक आपके इरादे नेक हैं और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तब तक पैसे के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है। पैसे को लेकर जो आपका रवैया है, उसे पूरी तरह से बदलना मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़े। आप रातों रात खुद को नहीं बदल सकते। प्रगति करने में समय लगता है और हो सकता है कि आप निरंतर ना रह पाएं, लेकिन जरूरी बात है फिर से खड़े होना और बार बार कोशिश करना। अपने खर्चों पर पकड़ मजबूत करें। सिर्फ आप ही अपनी वित्तीय स्थिति के जिम्मेदार हैं। आप पैसा कैसे खर्च करेंगे, ये आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं। बात जब खर्च करने की हो तो अनुशासन का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस बारे में जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो आगे चलकर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अगर अपने फाइनेंस पर आपका नियंत्रण नहीं है तो हो सकता है कि आप कर्ज में डूब जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को ही खुद से बचाएं, जिसके लिए आपको अपने खर्च करने की आदत के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह आप अपने फंड्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और खुद को वित्तीय तंगी में फंसने से बचा पाएंगे। कई लोग आदत से मजबूर होकर जितना हो सके उतना खर्च करते हैं, कई बार तो उससे ज्यादा भी, जिसका नतीजा ये होता है कि जितना उन्होंने मेहनत से कमाया होता है सब खर्च हो जाता है और भविष्य के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता। खुद को बचाने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप अपनी खर्च करने की आदत का मूल्यांकन करें। क्या आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की आदत है, या आप अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज कर पाते हैं? ऐसे कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे कम क्रेडिट स्कोर, ज़ीरो सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड लोन की एक लंबी लिस्ट। फिजूल खर्ची की आदत से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपना पैसा मिलते ही उसे तुरंत अलग अलग श्रेणियों में बांट दें। इस अभ्यास के साथ आपको एक बजट भी बनाना होगा, जैसे किस किस आइटम पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि अपने पैसे को लेबल करना आपके फाइनेंस पर किस तरह असर कर सकता है। अपने खर्चों को लेबल करके आप अपनी खर्च करने की आदत को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसका कनेक्शन आपके माइंडसेट से है, जो ऑटोमैटिकली उस रकम के हिसाब से ढल जाता है जो आपके बैंक अकाउंट में दिखती है। उदाहरण 1, बिना लेबलिंग के। मान लीजिए आप हर महीने $1500 कमाते हैं। सैलरी मिलने के बाद आप तुरंत अपने ज़रूरी बिल, किराया और दूसरे खर्चे चुका देते हैं। अब आप अपना बैलेंस चेक करते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट में $850 बचे हैं। आप इसे एक ही बड़ी रकम के रूप में देखते हैं और कोई प्लान नहीं बनाते। आप तब तक खर्च करते रहते हैं जब तक कि आपके पास कुछ भी नहीं बचता। उदाहरण 2, लेबलिंग के साथ। अब इस तिथि की तुलना दूसरे सिनारियो से करते हैं। मान लीजिए सब कुछ चुकाने के बाद आपने बजट बनाया और अपनी ज़रूरतों और बचत के हिसाब से बचे हुए $850 को अलग अलग कर लिया। आपने पूरे महीने के खर्च के लिए $500 का बजट बनाया और $350 को अपनी महीने की बचत के तौर पर अलग रख लिया। इस बचत को आप तुरंत दूसरे चेकिंग अकाउंट में डाल देते हैं ताकि ये कहीं खर्च ना हो जाए। अब आपके दिमाग का फोकस सिर्फ उन $500 पर होगा जो खर्च के लिए हैं। ये आपको एक तरह की तात्कालिकता महसूस कराएगा और आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो $350 आपने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया था, वो अब आपकी नज़र में खर्च के लिए उपलब्ध नहीं है। जब आप अपनी आय को अलग अलग नहीं करते तो आपका दिमाग एक भावनात्मक तकिया या इमोशनल कुशन बना लेता है। आप ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि आपके पास पूरा महीना चलाने के लिए अभी बहुत पैसे बचे हैं, इसलिए आप और ज़्यादा खर्च करते जाते हैं। अपने पैसे को श्रेणियों में बांटने के 2 तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑटोमैटिकली हर महीने पैसा ट्रांसफ़र करेगा, या फिर आप खुद ये काम कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हर महीने सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे आप खुद को खुद से बचा सकते हैं, जैसे एक इमरजेंसी फंड बनाएं। ये उस वक्त काम आएगा जब आपके खर्चे बजट से ज़्यादा होंगे। ये इमरजेंसी फंड इसलिए बनाया जाता है ताकि ये अनप्रतीक्षित खर्चों के वक्त काम आ सके। अकाउंट्स को अलग रखें। जब भी आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, तो अपना सेविंग्स वाला एटीएम कार्ड साथ ना रखें। जो फंड्स आप अलग रख रहे हैं वो किसी खास कारण से ही हैं। लक्ष्यों को देखने का नजरिया बदलें। अपने लक्ष्यों को अपनी जिंदगी का अंत ना समझें, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा की तरह देखें। जो लोग अपने लक्ष्यों को अपने जिंदा रहने के मकसद से जोड़कर देखते हैं, वे अक्सर नाखुश रहते हैं। अपनी लाइफ से और अपने आप से खुश रहें और अपनी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें।
पैसे कमाने में माहिर बने। पैसा कमाना उतना ही जरूरी है जितना पैसा बचाना। इसलिए आपको पैसा कमाना आना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा बचा और निवेश कर सकें। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके हाथ में नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, पर आप कितना कमा सकते हैं ये तय करने की ताकत आपके पास है। सब कुछ आपके माइंडसेट पर और आप किसी स्थिति को कैसे देखते हैं इस बात पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों को कम आय को मैनेज करने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को बजट बनाना चाहिए, सालाना सैलरी को किसी तरह खींच तान कर काम चलाना चाहिए और पैसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आपको अपनी बुनियादी जरूरतों और महीने के बाकी खर्चों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस किताब की लेखिका पाको डी लियोन के लिए कम आय कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद पहले इस चीज से गुजर चुकी हैं। पाको ने एक बड़े फर्म में फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन वो किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर पाती थीं। अपने उन क्लाइंट जितना नहीं कमा पाती थीं जिनकी वो मदद करती थीं। पाको की सालाना सैलरी $36,000 थी और वो उन लोगों को वित्तीय सलाह दे रही थी जो उनसे 3 गुना ज्यादा कमा रहे थे। पाको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करती थीं। उन्हें पता था कि एक असिस्टेंट बनकर वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ के दूसरे एरिया में बचत करना शुरू कर दिया। पाको रोजाना साइकिल चलाकर काम पर जाया करती थीं और लंच और डिनर के लिए खाना घर पर ही बनाती थीं। अपनी आदतों में बदलाव लाकर वो हफ्ते में करीब $80 बचा लेती थीं। अगर आप इसे 4 हफ्तों से गुणा करें तो आप महीने में $320 बचा सकते हैं। लेकिन आप एक सीमा तक ही अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। आज नहीं तो कल एक ऐसा पॉइंट आता है जब अपने खर्चों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के बावजूद आप कुछ खास बचा नहीं पाते हो। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि आपकी कमाई इतनी नहीं होती कि आप ज्यादा बचत कर पाओ। इससे आपके रोजमर्रा के खर्चे तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में काम आने लायक पैसा आप नहीं बचा पाओगे। ऐसी मुश्किल स्थिति से बचने के लिए अच्छी कमाई करना भी जरूरी है। आपको सिर्फ अपने खर्चे कम करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आय बढ़ाने के तरीके भी सोचने चाहिए। हो सकता है कि आपको अपनी कीमत का अंदाजा ना हो, इसलिए आप कम सैलरी में काम कर रहे हों। अपनी स्किल्स और सर्विसेज का सही मूल्य निकालकर आप ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सीमा आपकी कंपनी हो सकती है जो आपकी और आपकी काबिलियत की कीमत कम करके आंक रही है। जैसे कि हो सकता है कि आप एक अच्छे स्पीकर, राइटर या शहर के बेस्ट सेल्समैन हों, लेकिन फिर भी आप साल के सिर्फ $36,000 कमा रहे हों, जबकि उसी पद पर दूसरे वर्कर्स को दूसरी कंपनी साल के $50,000 दे रही है, और वो भी महीने के दूसरे फायदों के साथ। दूसरों का इंतजार मत करो कि वो आपको नोटिस करेंगे और आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। अपने हक के लिए बात रखें और जो आप चाहते हैं और जिसके हकदार हैं वो खुलकर मांग करें। सबसे अच्छे मामले में आपकी कंपनी भी आपकी सैलरी में उतनी ही बढ़ोतरी कर देगी। ज्यादा से ज्यादा बुरे मामले में यह होगा कि आपकी मांग ठुकरा दी जाएगी, लेकिन आप तब भी $36,000 कमा रहे होंगे। जरूरी बात कोशिश करना है। सिर्फ रिजेक्शन के डर से आपको अपने हक की लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी आय बढ़ाने के दूसरे तरीके ढूंढें। आज की पीढ़ी इसके लिए नौकरी बदलने से भी पीछे नहीं हटती। कई ऐसे नकारात्मक विश्वास हैं जो लोग अपनी लाइफ में लागू करते हैं, जिससे वो एक सीमित आय तक ही कमा पाते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ आप भी प्रैक्टिस करते हों, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालें और नए अवसरों का फायदा उठाएं। पहला, मैं अपनी हॉबी से पैसे नहीं कमा सकता। सबसे पहली बात, लोगों को लगता है कि उनकी हॉबी उनकी आय का स्रोत नहीं बन सकती, लेकिन आप अपने पैशन और आय को क्यों नहीं मिला सकते? अगर आपकी हॉबी आपको पैसे कमाने का मौका दे रही है तो उस मौके का फायदा जरूर उठाओ। दूसरी बात, मेरा बैकग्राउंड मुझे परिभाषित करता है। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि उनका बैकग्राउंड उन्हें परिभाषित करता है। उन्हें लगता है कि जो लोग टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं सिर्फ वही उनसे ज्यादा कमा सकते हैं। ये गलत सोच है। आपका काम और आपके प्रयास ही आपकी काबिलियत बताएंगे, आपकी डिग्री नहीं। और आखिर में ये सोचना छोड़ दो कि पैसे कमाना बुरी बात है। आखिरकार जो एक फैक्टर आपको रोक रहा है वो है आपका माइंडसेट। अगर आपने शुरुआत से ही सोच लिया है कि आप फेल होंगे तो आप कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना दिमाग खुला रखें और पैसे कमाने के ज्यादा से ज्यादा मौके तलाश करें। वित्तीय फैसलों के बारे में कैसे सोचें? वित्तीय फैसले लेना आपकी वित्तीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये सीखना होगा कि इन मामलों में एक्सपर्ट कैसे बना जाए ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य पूरा कर सकें। इस किताब की लेखिका पाको भी एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर बनने से पहले एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने का सपना देखा करती थीं।
उस वक्त वो एक बैंक में काम करती थीं और एक यौन उत्पीड़न के मामले में फंस गई थीं। इस केस में पाको खुद विक्टिम थीं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का काम करीब से देखने का मौका मिला था। ये केस एकदम आसानी से चला और पाको जीत गईं। ये सब उस कमाल के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की वजह से था जिसने पाको को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उस वक्त पाको ने फैसला किया कि वो भी एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनेंगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने जैसे दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें और उन्हें वैसे ही शक्तिशाली महसूस करा सकें जैसे वो कर रही थीं। केस जीतने के 1 साल बाद पाको ने लॉ स्कूल में अप्लाई किया। पाको को उनके मनपसंद स्कूल में काफ़ी समय तक पेंडिंग में रखा गया और इस वजह से उन्हें अपने फैसले पर सोच विचार करने का थोड़ा और टाइम मिल गया। तो क्या वो लॉ स्कूल जाना चाहती थीं? क्या उस डिग्री से उन्हें संतुष्टि मिलती और क्या वो खर्च उसके लायक था? फिर पाको को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी इस नई यात्रा के कुल खर्च के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने बिना लागत का मूल्यांकन किए और फायदे नुकसान का हिसाब किए बगैर ही तुरंत फैसला कर लिया था कि वो लॉ स्कूल ज्वाइन करेंगे। अब पाको ने उस पूरे खर्च का हिसाब किताब लगाया जो लॉ स्कूल में लगने वाला था। उन्होंने स्टूडेंट लोन की एक लिस्ट भी बनाई जो उन्हें लेनी पड़ती। इस लिस्ट ने उन्हें शॉक कर दिया। पाको ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की सैलरी औसत होती है, जिसमें से उन्हें अपने स्टूडेंट लोन को कवर करने के लिए हर महीने आधी सैलरी कटवानी होगी। उस पल पाको को महसूस हुआ कि यह फैसला उनके लिए सही नहीं है। वो पूरी जिंदगी कर्ज में फंसकर नहीं गुजारना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने लॉ स्कूल जाने का ख्याल छोड़ दिया। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि अपने फैसले का विश्लेषण करना और उसके वित्तीय नतीजे को देखना कितना जरूरी है। लागत और फायदों की तुलना करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ वित्तीय फैसले लेने लायक नहीं होते हैं। आमतौर पर आप ऐसे वित्तीय फैसले ले बैठते हैं जो आपके लिए बेस्ट नहीं होते, क्योंकि उस वक्त आप भावनाओं में आकर सही गलत नहीं सोच पाते हैं। ऐसे वक्त में आपको यह समझना होगा कि हर भावना पर अमल करना जरूरी नहीं है, खासकर नकारात्मक भावनाओं पर। उन भावनाओं को गुजर जाने दें और फिर ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करें। आपको अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस का इंतजार करना होगा। ये एक टर्म है जो डॉक्टर डैनियल सीगल ने बनाई है, जो एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं। विंडो ऑफ टॉलरेंस तब होता है जब हम सबसे तर्कसंगत फैसले लेते हैं और भावनाओं में बहे बिना प्रभावी तरीके से निर्णय ले पाते हैं। आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर फैसला लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि विंडो ऑफ टॉलरेंस तक पहुंचा कैसे जाए। इसके कई तरीके हैं। 1. शांत संगीत सुनें। एक ब्रेक लें और अपने दिल की बात सुनें। अपनी सभी भावनाओं को महसूस करें और सोचें कि आप उन्हें क्यों महसूस कर रहे हैं। एक बार जब आपको समझ आ जाएगा कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, तो उन भावनाओं को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक जर्नल रखें। आपको जो महसूस हो रहा है उसकी लिस्ट बनाएं और विस्तार से उनके बारे में लिखें। इस तरह आप दूसरों के आगे तमाशा किए बिना और नखरे दिखाए बिना बड़ी शांति से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। अपनी हॉबी की मदद लें। अगर आपको प्रकृति पसंद है तो दिमाग को सुकून देने के लिए वॉक पर जाएं या बाइक लेकर निकल जाएं। ये गतिविधियां आपको अपनी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करेंगी। पेशेवर मदद भी लें। आखिर में एक और तरीका है पेशेवर मदद लेने का। एक थेरेपिस्ट की मदद लेना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि मदद मांगना बड़ी हिम्मत का काम है। एक थेरेपिस्ट आपको अपनी भावनाओं को संभालने के लिए लॉन्ग टर्म समाधान दे सकता है। वित्तीय फैसले लेने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोकना। आपका भविष्य इस बात पर आधारित होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, ना कि इस बात पर कि आप अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने विंडो ऑफ टॉलरेंस को एक्सेस करना ना भूलें। कर्ज को एक नए नजरिए से देखें। कर्ज यानी लोन ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। ये एक टूल है जिसकी मदद से लोग जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन कर्ज एक बुरी चीज है, ये विचार इस तथ्य से निकल कर आता है कि कुछ लोग हमेशा के लिए कर्ज में फंसे रह जाते हैं। उन्हें ब्याज के तौर पर एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है जो अंत में उनकी सारी नकदी या बचत खत्म कर देती है। आप कर्ज के बारे में जैसा सोचेंगे वैसे ही उसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग हर हाल में उधार लेने से बचते हैं, जबकि कुछ कर्ज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कर्ज को लेकर अपनी सोच बदलें और उन फायदों के बारे में सोचें जो कर्ज लेकर आपको मिल सकते हैं। कर्ज एक जरूरत है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने बिना कर्ज लिए वित्तीय सफलता हासिल की हो। आपने अपना घर और गाड़ी कर्ज लेकर ही खरीदे होंगे। कर्ज लेकर आप पूरी कीमत एक बार में चुकाए बिना आराम से कुछ भी खरीद सकते हो। कई बार ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित होता है, तो कई बार मुसीबत भी बन जाता है। ये सोचना छोड़ दें कि कर्ज आपका दुश्मन है। पहली चीज आपको ये करनी है कि आपके दिमाग में कर्ज की जो छवि है उसे बदलें। समाज ने हमें यही सिखाया है कि कर्ज बुरी और खतरनाक चीज है, लेकिन अगर सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है।
यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस भी कर्ज लेते हैं। वो बॉन्ड्स जारी करके लोगों से उधार लेते हैं। बाकी कर्ज की तरह उन्हें भी उधार ली गई रकम पर ब्याज चुकाना पड़ता है। लेकिन कॉरपोरेशंस अपने लोन को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो इससे आय उत्पन्न करते हैं और जो कमाते हैं उसके एक हिस्से को बॉन्ड होल्डर्स को ब्याज के तौर पर देते हैं। कर्ज एक चाबी है जिससे आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का ताला खोल सकते हैं। इसे एक उद्यमी की नज़र से देखें और अपनी सफलता के लिए एक पूंजी के तौर पर लें। लेकिन कर्ज लेकर अपने महीने के खर्च पूरे करना समझदारी नहीं है। आपको लोन उसी सूरत में लेना चाहिए जब आपके पास उसे चुकाने लायक संसाधन हों। दूसरों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए कर्ज लेना पैसे और संसाधनों की बर्बादी है। कर्ज के प्रकार। कर्ज कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, तो कुछ से आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। 1. सिक्योर्ड डेट। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे किसी संपत्ति से सुरक्षित किया जाता है। इस तरह के कर्ज कम से कम जोखिम वाले होते हैं। इसमें अगर आप समय पर भुगतान नहीं कर पाए तो आप कोई संपत्ति गिरवी कोलैटरल के तौर पर कर्ज देने वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर आप समय के अंदर सब कुछ चुकाते रहेंगे तो आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। अनसिक्योर्ड डेट। ये सिक्योर्ड डेट से ज़्यादा जोखिम वाला होता है क्योंकि इसका ब्याज दर आमतौर पर ज़्यादा होता है। इसमें अगर आप समय पर पैसा नहीं चुका पाए तो आपके पास कर्ज को सपोर्ट के लिए कोई कोलैटरल यानी कि संपत्ति नहीं होती है, करने के लिए कोई गिरवी रखने वाली चीज नहीं होती है। इसलिए कर्ज देने वाला आपसे ज्यादा रेट चार्ज करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं स्टूडेंट लोन और मेडिकल बिल्स। नंबर 3, रिवॉल्विंग डेट। इसमें आप एक अधिकतम सीमा तक पैसा उधार ले सकते हैं। आपको एक निश्चित तारीख पर या एक निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग डेट की तरह होते हैं। इसमें आप उतना ही उधार ले सकते हैं जितना कंपनी आपको लेने देती है और वे आपसे आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रकम और भुगतान करने में लगने वाले समय के अनुसार पैसा चार्ज करते हैं। नंबर 4, इंस्टॉलमेंट डेट। ये रिवॉल्विंग के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है। इस तरह का कर्ज आपके लोन को छोटी छोटी किस्तों में बांट देता है और आपको बताई गई तारीख के हिसाब से भुगतान करना होता है। इसमें आपको एक तय किया गया ब्याज दर देना होता है, इसलिए आपको ब्याज दर के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कर्ज तब अच्छा होता है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। वित्तीय सफलता की यात्रा में आपको कम से कम एक बार पैसा उधार लेने की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन आपको वो पूरा ब्याज और लागत कैलकुलेट करना होगा जो आपको लगता है कि आपको चुकाना पड़ सकता है और फिर खुद फैसला करना होगा कि ये वित्तीय जोखिम लेने लायक है या नहीं। निवेश के बारे में कैसे सोचें? निवेश वित्तीय सफलता का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इसलिए नहीं क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से जटिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें ज्ञान और रणनीति की जरूरत होती है। बात जब निवेश की आती है तो बहुत से लोग बीच में ही अपने वित्तीय यात्रा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अपने पैसे को बचाने, उसे खर्च करने और बजट बनाने की जानकारी होना पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैसा निवेश करने के बजाय बैंक में रखना ज़्यादा जोखिम भरा है। बात जब बचत की आती है तो आपका नंबर 1 दुश्मन है मुद्रास्फीति यानी महंगाई, जिसके चलते लंबे समय तक किसी भी चीज को खरीदना मुश्किल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे का मूल्य घटता चला जाता है। मुद्रास्फीति आमतौर पर वो चीज है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, पर साथ ही आपके पैसे का मूल्य भी कम कर देती है। कई सालों तक पैसा जमा करके रखने से आपका पैसा बचने के बजाय और ज्यादा मूल्य खो देता है। आप इस बात को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग एक पैसे से बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, लेकिन धीरे धीरे एक पैसे की कीमत घटने लगी और आज एक पैसे का कोई मूल्य नहीं रह गया है। महंगाई की वजह से पैसे का मूल्य घट गया है। क्या आपने सोचा है कभी पिज्ज़ा का एक स्लाइस $5 का हुआ करता था, लेकिन अब वही $6 में मिलता है? इससे पता चलता है कि महंगाई और बाकी आर्थिक फैक्टर्स के चलते कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या बेहतर है, निवेश करना या पैसा बैंक में रखना? चलिए देखते हैं कि इन दोनों फैसलों का क्या क्या असर पड़ता है। तुलना, बचत बनाम निवेश। मान लीजिए कि आपके बैंक में $10,000 है। अब आप चाहें तो इसे लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहने दे सकते हैं। निवेश करके बाजार में 20 साल का औसत ब्याज दर 7% है। 20 साल बाद आपके निवेश का मूल्य करीब $41,000 होगा, यानी आप बिना कुछ किए ही $31,000 कमा लेंगे। बचत करके सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपका पैसा महंगाई का शिकार होगा। अमेरिका में औसत महंगाई दर करीब 2.50% है। जब तक 20 साल गुजरेंगे आपके $10,000 का मूल्य घटकर सिर्फ $5,400 रह जाएगा, यानी उस पैसे को निवेश ना करने से आपको सीधे सीधे $4,600 का घाटा हो जाएगा।
निवेश करते दौरान महंगाई की जानकारी होना और इस बात को समझना कि यह आपके पैसे को कैसे प्रभावित करता है, बेहद ज़रूरी है। यह आपकी वित्तीय यात्रा का न सिर्फ एक अहम हिस्सा है, बल्कि आपके पैसे और उसके मूल्य को बचाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। निवेश ना करने के बहाने। ये वो 3 मुख्य बहाने हैं जो लोग निवेश से बचने के लिए बनाते हैं। सबसे पहला, लोग खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि निवेश तो सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन अमीर लोग इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्हें निवेश करना आता है। इसलिए आपको भी ये सीखना चाहिए। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आप कई तरह के निवेश प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज, लोग अपने दिल को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि उनके पास निवेश करने लायक पैसे नहीं हैं। लेकिन काफ़ी पैसा ना होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप $25 से भी निवेश करना शुरू कर सकते हो। आप महीने में कोई भी रकम डाल सकते हैं, तो फिर देखें कि आपका पैसा कैसे धीरे धीरे ग्रो करता है। बेशक ये सच है कि निवेश एक रिस्क है जहां आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन बैंक में रखने से इसके मूल्य के डूबने के पक्के चांसेस हैं। नंबर 3, मैं बाद में निवेश करूं। कुछ लोग आखिरी मिनट तक भी निवेश से बचने की कोशिश करते हैं। आपको शायद लगता होगा कि अभी निवेश के लिए कई साल पड़े हैं, इसलिए आप अपना पैसा अपने पास रखते हो। लेकिन ये भी सच है कि जो मौके और रिटर्न आपने इस दौरान गंवाए हैं, वो आपको फिर नहीं मिलेंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि निवेश करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। किसी खास पल का इंतजार ना करें, क्योंकि ऐसा कोई मौका आएगा ही नहीं। इसलिए जल्द से जल्द निवेश की शुरुआत करें। अपने पैसे को कंपाउंड करने के लिए जितना ज्यादा वक्त दोगे, उतना ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। ये जादू की तरह काम करता है। निष्कर्ष, चलिए इस समरी के मुख्य सबकों को दोहराते हैं। पहला, सबसे पहले आपने जाना कि पैसे के बारे में बात करना आपको अजीब क्यों लगता है। समाज के खिलाफ जाएं और पैसे के बारे में थोड़ा और खुलकर बात करना सीखें। उन जहरीले वित्तीय विश्वासों को पहचानें जो आपने अनजाने में अपना लिए हैं, और उन्हें स्वस्थ विश्वासों में बदलें। दूसरा, आपने ये सीखा कि खुद को खुद से कैसे बचाया जाए। आपकी वित्तीय यात्रा के लिए सबसे बड़ा खतरा आप खुद हो सकते हैं। अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं और ये सीखें कि अपने खर्चों को अपने बचत खाते से अलग कैसे रखें। बजट बनाएं और अपने खर्चों को हर महीने सीमा में रखें। तीसरा, आपने जाना कि अपनी कमाई को बेहतर कैसे बनाया जाए। चाहे आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लें, अगर आपको कम पैसा मिल रहा है तो आप एक सीमा तक ही पैसा बचा पाएंगे। अपनी आय बढ़ाने के तरीके ढूंढें और जितना समय और ऊर्जा आप दे रहे हैं, उसी हिसाब से सैलरी की मांग करें। चौथी बात, आपने जाना कि अच्छे वित्तीय फैसले कैसे लिए जाएं। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दें। ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसले लें। आपके विचार तब सबसे ज्यादा तार्किक होते हैं जब आप सब्र से काम लेते हैं। पांचवी चीज, आपने कर्ज के बारे में अपनी सोच बदलने के बारे में जाना। कर्ज बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये तब बुरी बन जाती है जब लोग उधार लेकर फालतू के शौक पूरे करते हैं। कर्ज का सोच समझकर इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। और आखिर में, आपने जाना कि निवेश के बारे में कैसे सोचा जाए। निवेश कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पैसे का नुकसान नहीं उठाना चाहते, तो ये एक बेहद जरूरी चीज है। समय के साथ महंगाई आपकी बचत का मूल्य कम कर देती है, इसलिए अपने पैसे को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे लंबे समय के लिए निवेश कर दिया जाए। आपकी वित्तीय सफलता आपको सिर्फ काम करो, बचत करो और खर्च करने से बचो जैसे तरीके से नहीं मिलेगी। आपको रणनीतिक तरीके से पैसा कमाना, खर्च करना, उधार लेना और सोच समझकर पैसा निवेश करना होगा। वित्तीय सफलता पाने के लिए जो बेस्ट टूल है, वो है आपका माइंडसेट। लाइफ में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, पर आप अपनी वित्तीय पसंद को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। खुद पर निवेश करें और वित्तीय सफलता की इस यात्रा में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखें। आपने माइंडसेट ऑडियो बुक पर फाइनेंस फॉर द पीपल की इस समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, अपने फाइनेंस पर पकड़ मजबूत करना ही सच्ची वित्तीय आजादी है।